हाय एवरीवन। आज मैं यहाँ पर हूँ IISc में हमारी एक स्टूडेंट के साथ। इनका नाम है नीलिमा और ये CSR क्वालिफाइड है। और CSR में आपकी क्या रैंक आई थी? 30 रैंक 30 रैंक 30 था। और देन उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह पर इंटरव्यू दिया और देन अभी ये IISc में सेलेक्टेड है। और आप कौन सी लैब में हो? मैं अभी मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बी गोपाल्स का लैब में हूँ। हाँ, तो ये अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हैं कि लाइक किस तरह से इन्होंने 30 रैंक अचीव किया, लाइक CSR में कैसे इन्होंने टारगेट किया एंड देन उसके बाद किस तरह से ये यहाँ IISc तक पहुँची। तो आप शुरू से शुरू करो नीलिमा। आप पहले बताओ आपका क्या मतलब, जैसे आप ये बताओ कि जैसे आप CSR की तैयारी करना आपने सोचा कि मैं CSR की तैयारी करती हूँ, तो आपने किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई? तो मैं पहले जब मैंने शुरू किया था कि मुझे CSR का स्टडी करना है या पूरा 13 यूनिट्स मुझे पढ़ना है, तो ये मैंने सोचा था मेरा ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ से कौन कौन बुक से मैं मतलब पढ़ सकती हूँ ये चीज़ें। और फिर मैं थोड़ा सा ऐसे यूट्यूब पे और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी सर्च किया कि कहीं से मैं मतलब क्या क्या पढ़ सकती हूँ, कहाँ से पढ़ सकती हूँ। फिर मुझे यूट्यूब चैनल्स भी मिला और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिला पढ़ने के लिए। तो मैं वहीं से एक्चुअली स्टार्ट किया हूँ धीरे धीरे, लाइक बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 से मैंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे पढ़ते मेरा पूरा 13 यूनिट्स कंप्लीट हुआ। एक्चुअली मैं बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इतना एनिमल फिजियोलॉजी का इतना ज़्यादा लाइक नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि हार्ट फिजियोलॉजी या ER फिजियोलॉजी, ये वाला कुछ चीज़ें मैं पढ़ लिया था, लेकिन बाकी का पूरा चीज़ मैंने नहीं पढ़ा एनिमल फिजियोलॉजी का। लेकिन अदर देन दैट पूरा 13 यूनिट्स मैंने कंप्लीट किया था। तो टोटल जितने भी उनमें टॉपिक्स होते हैं वो सारे या इम्पोर्टेंट वंस? नहीं, मैंने पूरा ही कंप्लीट किया था। मतलब जैसे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पूरा 10 इयर्स का जो भी क्वेश्चंस पेपर है CSR का, वो मैंने पहले उठा के दिखा कि क्या क्या एक्चुअली आता है क्वेश्चंस में, कैसे एनालिसिस करना है वो क्वेश्चन का। फिर उसके हिसाब से मैंने पूरा मेरा स्ट्रैटेजी प्लान किया, मुझे कितना घंटा पढ़ना है दिन में, मैं कितने दिन में ख़त्म कर सकती हूँ ये चीज़। और एक दिन का प्लान बनाया कि एक दिन में मैं कितना ख़त्म कर सकती हूँ, कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा पढ़ा। हर दिन मैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करती थी प्रीवियस ईयर के, 2 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का हो, और कोई भी एग्ज़ाम का हो, गेट का हो, CSR का, कोई भी एग्ज़ाम हो, उठा के एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस मतलब सॉल्व मैं करती थी कि मैं कितना पढ़ पाई आज। कोई भी एक चैप्टर उठाया, बायोकेमिस्ट्री या अदर देन दैट लाइक मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, एंड उसमें से कौन क्वेश्चन आया, कैसे देते हैं वो क्वेश्चन, ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था। तो आपका मतलब कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन रखा? ऐसा कुछ नहीं था कि किसी दिन संडे मना रहे हो आप या सैटरडे मना रहे हो? नहीं। तो आपको कितना टाइम लगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में? एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में मैं एक्चुअली BSc लास्ट ईयर में मैं सोची थी कि मैं स्टार्ट करूँगी। फिर स्टार्ट करते मेरा MSc ऐसा स्टार्ट हो गया था। MSc का भी मुझे पढ़ना था, एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो ऐसे MSc हुआ। फिर MSc का फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मेरा लॉकडाउन पूरा कोविड आ गया था। फिर मैं पूरा डिपेंडेंट हो गई ऑनलाइन यूट्यूब पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फिर मैंने बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी के लिए तेजन जयजर एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर, ऐसे करके मैंने बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट किया। और यूट्यूब वीडियोस और अन अकेडमी के वीडियोस कुछ देखना स्टार्ट किया। फिर मुझे पता चला कि मुझे कैसे पढ़ना है, कौन टॉपिक्स मुझे पहले टारगेट करना चाहिए, ऐसे करके मैं पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे रेफरेंस बुक आप पढ़ते थे तो वो पूरा चैप्टर कवर करते थे या उसमें से कोई एक टॉपिक पैराग्राफ वाइज कवर करते थे? नहीं, अगर मैं एक टॉपिक स्टार्ट करती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था ये इसका पहला वाला क्या सीन है। तो मैं ट्राई करती थी स्टार्ट से एकदम स्टार्ट करने के लिए, कि एटलीस्ट मुझे समझ में आए मैं क्या पढ़ रही हूँ, किसका एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ रही हूँ अभी। ऐसे तो जैसे स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है रेफरेंस बुक की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? मतलब इतना डिटेल में वो पढ़ें तो उनको ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट पूरा दिन ही चला गया और उनका बहुत थोड़ा सा पार्ट वो कवर कर पाए हैं। हाँ, पहले ये लगता था मुझे भी कि मुझे एक दिन में शायद मैंने 5 पेजेस ही कंप्लीट कर पाए लेलिंजर के, इतना डिफिकल्ट होता था।
लेकिन वो 5 पे जब समझ में आए मुझे, तो मुझे एक लाइक कोई एक चैप्टर का पहला वाला जो भी पोर्शन है, मतलब जो बेसिक पार्ट है, वो मुझे समझ में आ गई। तो नेक्स्ट जो 10 डेज का पढ़ना होगा वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो टाइम तो लगता है, हर एक बुक स्पेशली बुक पढ़ने में टाइम लगता है। यूट्यूब वीडियोस में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उसके ऊपर 10 मिनट्स का एक वीडियोस होता है, तो टॉपिक तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन बेसिक जो पार्ट्स है वो समझ में कभी नहीं आता है। तो अगर मैं बुक से पढ़ूँ तो मुझे चीज़ें और ज़्यादा दिन तक याद रहता है कि मैंने बेसिक पार्ट कवर की थी, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था, तो ज़्यादा दिन तक वो याद रहेगी। तो पहला 6-7 मंथ तो ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं 13 यूनिट्स कैसे कंप्लीट करूँगी। लेकिन अगर बुक से स्टार्ट होगा चीज़ें, तो बेसिक से स्टार्ट होगा, तो वो समझ में आएगा जल्दी से चीज़ें, फिर लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ एटलीस्ट। हाँ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे आएगा वो चीज़। ओके, तो आप मतलब टॉपिक वाइज कैसे, दिन का कैसा शेड्यूल बना रखा था कि कोई यूनिट वाइज टारगेट किया आपने अपने कोर्स को, या टॉपिक वाइज टारगेट किया, इस तरह से कैसे शेड्यूल था? तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो यूनिट वाइज किया था। लाइक मुझे पहले बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 मंथ या 15 डेज या 20 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। ऐसे करके मेरे हर एक यूनिट ऐसे करके 1 ईयर हो सकता है, 7 मंथ्स हो सकता है, जिसका जितना लेने की वो पार है कि मैं एक दिन में ही इतना पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकती। तो ऐसे करके मैंने पूरा 13 यूनिट्स कंप्लीट किया। उसके बाद एक दिन का मैं प्लान बनाती थी। जैसे कि मुझे पूरा जो भी सपोज मुझे प्लांट्स हार्मोन पढ़ना है, तो मैं क्या करती थी, पूरा जो भी प्लांट्स हार्मोन है वो एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश करती थी। और पूरा पढ़ने के लिए मैं प्लान बनाती थी कि सुबह उठ के मुझे ये करना है, ब्रेकफास्ट के बाद मुझे ये पढ़ना है, लंच के बाद मुझे ये स्टार्ट करना है, और कोशिश करती थी पूरा कंप्लीट करने के लिए। अगर एक भी सपोज मेरा ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, दूसरे दिन के प्लान बनाने से पहले वो ऑक्सीजन मुझे कंप्लीट करना है, फिर मैं दूसरे दिन का जो भी पूरा शेड्यूल है वो स्टार्ट करूँगी। ऐसे एक दिन का करना पड़ेगा। और ये जो रूल्स आपने डिसाइड किए थे, पूरा टाइम फॉलो किए? यस, पहला चीज़ यही है, अगर आप कोई भी चैप्टर के लिए या कोई भी यूनिट के लिए कोई शेड्यूल बना रहे हो, तो ट्राई करो उसको पूरा उसी हिसाब से मानने के लिए। आप तो पहले आपको ये मतलब सोचना पड़ेगा कि मुझे कंप्लीट तो करना है, फिर तो मैं डिसाइड करूँगी मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक चूज़ करना है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मैं करूँगी, इसमें से नहीं करूँगी। पहले वो तो पढ़ना है बिल्कुल, तो ऐसे पढ़ना है, बस ये सोच के पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। हार्ड वर्क और डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। हाँ, ऐसा होता है। ओके, और PYQ आप साथ के साथ ही करते हुए चल रहे थे? अगर मुझे कोई सपोज अगर एक दिन में मैं 3 प्लांट हार्मोन कंप्लीट कर रही हूँ, तो अगर मेरा ऑक्सीजन हो गया है, तो ऑक्सीजन के लिए जस्ट गूगल पे टाइप करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड हर एक डॉक्यूमेंट्स में जाके ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे चला आएगा। तो ट्राई करना है कि वो सारे मेरा सॉल्व हो जाए, फिर एक दूसरे हार्मोन पे जाए कि इसमें से फिर क्या क्वेश्चन आया वो सॉल्व करे। और आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे थे या बुक की अंडरलाइन? yes, मेरे पास 13 यूनिट्स के लिए शायद 30 बुक्स है, मतलब ऐसे कॉपीज है मेरे पास। मुझे जो भी मैं पढ़ती थी लिख के मैं पढ़ती थी, जो भी वो ड्राइंग करके हो, जो भी चीज़ें हो, किसी में भी लाइक वो चिट डाल के, शॉर्ट नोट बना के, ऐसे दीवार पे चिपका के, जो भी अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है, राइट, वो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे दरवाजे पे ऐसे चिपका के रख के, वो हमेशा रूम पे ऐसे जाने से पहले वो एक बार देखना है मुझे, वो स्ट्रक्चर याद रखना है। क्योंकि अगर CSR में नहीं पूछेगा कि ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन अब जो इंटरव्यू देने आओगे IISc IITs जो भी जहाँ पे भी हो, ऐसे चौक देगा और बोलेगा कि तुम जाओ ड्रॉ करके दिखाओ, तो तब वो समझ में आएगा उसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो बात ये है कि बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे ही ना फोकस करें कि भाई पहले CSR क्वालिफाई कर लें, है ना? आप पढ़ो, लेकिन प्यार के साथ पढ़ो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप जस्ट CSR क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो, तो CSR कभी भी शायद क्वालिफाई नहीं होगा। आपको प्यार
आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। और एग्जाम रूम में आपने टाइम मैनेजमेंट और कैसे प्लान किया था कि कौन सा पार्ट पहले सॉल्व करें कौन सा बाद में, और टाइम मैनेजमेंट किस तरह का था? ठीक है, तो मैंने जब पहली बार CSIR दिया था तब मुझे आइडिया नहीं था टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो मेरा क्या हुआ, 75 में से जो 25 4 मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है, मैं 25 क्वेश्चन देख ही नहीं पाई क्योंकि मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा बिजी थी। मैं देख ही नहीं पाई क्वेश्चन क्या था। फिर मैंने सोचा ऐसे नहीं कर सकते, तो मुझे दोनों पार्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सेम टाइप का। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं थोड़ा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन करूँगी, फिर मैं 4 मार्क्स पे जाऊँगी, फिर वो थोड़ा सा देखूँगी, जो मुझे आ रहा है मैं वो करूँगी, फिर मैं 2 मार्क्स पे फिर आऊँगी। तो मैंने सेकंड टाइम में मैंने ऐसे ही किया। बोर वाला भी ना हो कि पूरा आधा 1-1.5 घंटा 2 मार्क्स में ही चला गया। एनालिसिस करने में 4 मार्क्स का क्वेश्चन का एनालिसिस करना होता है, तो ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन को लेके बैठे हो कि मैं ऑक्सिन या जिब्रेलिन में पढ़ के आई थी, या तो मैं सी ऑर्चिन का फर्टिलाइजेशन पढ़ के आई थी, उसका एक क्वेश्चन है मुझे वही करना है। ये होता है ना, जिद पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स की। अरे मैं पढ़ के आई थी, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन सब हमेशा क्वेश्चन ये नहीं होता है कि बुक से दे दिया जाए या आपके नोट से हो जाए। कहीं भी कोई रिसेंट रिसर्च हुआ है उसके ऊपर से क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वही क्वेश्चन करना है। शायद आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ के नहीं गए हो, सपोज आप हार्ट पढ़ के नहीं गए हो, लेकिन हार्ट से इतना एक ईजी क्वेश्चन दे दिया गया, वो तो एक 12 का बच्चा भी कर सकता है, ऐसे हो सकता है। तो आप उस पर ट्राई करो ना, क्यों ही दिक्कत क्या है उसमें, ऐसे करके। अल्टीमेटली आपको मार्क्स स्कोर करना है वहाँ पे उस टाइम पे। तो आपका स्विच रहा, मतलब कभी भी फिर देन सी स्विच किया। मैं ऐसे 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखती थी, नहीं आ रहा है ठीक है चलो 4 मार्क्स पे जाते हैं, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो नहीं, क्योंकि वहाँ चॉइस बहुत ज्यादा होती है आपके पास ना। 4 मार्क्स का 25 करना होता है, 75 है, मतलब इतना ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, ये ऑप्शंस तो बहुत ही ज्यादा है। तो आपके कितने मार्क्स थे बी पार्ट और सी पार्ट और ए पार्ट में भी? ओके, ए पार्ट में मैंने ए पार्ट टारगेट नहीं किया था, तो ए पार्ट में मैं पढ़ के भी नहीं गई थी। मैंने 2 क्वेश्चन किया था, 2 में से तो एक मेरा सही हुआ था, एक गलत हुआ था। तो टोटली बायोलॉजिकली आप टोटल ए मार्क्स पे मेरा कुछ नहीं हुआ था। मैं पढ़ के भी नहीं गई थी, इसलिए मेरा नहीं हुआ, इट्स इजी। बट मेरा सी पार्ट में मेरा जो 25 क्वेश्चन होता था, मेरा 25 ही सही हुआ था। Very nice. तो उसमें तो जो 4 into 25 100 मार्क्स तो पूरा था, लेकिन 25 और इसमें बी पार्ट में मेरा शायद 15 ऐसा कुछ होगा। तो मेरा टोटल था 130 131 ऐसा कुछ मेरा टोटल स्कोर था। तो ज़्यादातर मेरा सी पार्ट से आया है एक्चुअली। ऐसे परसेंटेज के हिसाब से अगर देखना चाहूँ तो सी पार्ट पे मेरा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यही सोच के डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनका मैथमेटिक्स वीक है, ए पार्ट वो नहीं हैंडल कर सकते। कोई बात नहीं है ना, बी और सी पे फोकस करो। हाँ, बी और जो जिसका जो अच्छा लगता है, जो वो पढ़ के आए हैं उस पर ट्राई करो तो अच्छा होता है। और बी ए पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन ईजी होता है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पूरा ही पढ़ के नहीं गए हो, कुछ भी नहीं करके गए हो, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उस पार्ट से मुझे 2 मार्क्स भी मिले। तो ट्राई करो कि जो आप पढ़ के गए हो उसमें से ट्राई कर लो कि बी और सी पार्ट तो मैं बायोलॉजी पढ़ के गई हूँ, राइट, तो उसमें से तो मुझे आएगा ही आएगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ तो एग्जाम हॉल में जाना चाहिए। हाँ। तो बात ये है, शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का ना, आपको हाँ थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखने पड़ेंगे, है ना। एकदम से हो सकता है एक बार में आपका रिजल्ट ना आए, नेक्स्ट टाइम फिर से आपको ट्राई करना पड़े। तो पेशेंस रखने पड़ेंगे, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट, ये फॉलो करना पड़ेगा रेगुलरली। ऐसे बीच बीच में मूवी देखने का ब्रेक, घूमने फिरने का ब्रेक मेरा क्या होता था, मेरा ऐसे रिश्तेदार के घर में शादी और ये सारा कुछ, मैं कुछ भी अटेंड करना बंद कर दिया था पूरा। बिल्कुल मुझे जाना ही नहीं है। मतलब एक होता है ना वाइब कि हाँ मैं शादी से आई, मैं शादी के बारे में सोची, मैंने इतना फोटोज खींचा, इतना हुआ, इससे मिली उससे मिली, या मैं पोस्ट कर दूँ फोटोज कहीं पर। नहीं, मेरा अभी तो मेरा फेसबुक है, लेकिन उस टाइम में मेरा कोई भी सोशल मीडिया से मेरा कुछ कनेक्शन नहीं था। सिर्फ यूट्यूब था जो मैं पढ़ने के लिए यूज़ करती थी, और कुछ नहीं था। हाँ। तो जैसे बाकी बच्चे और जगह एक्टिव रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं हर प्लेटफॉर्म पे, तो उनको कुछ कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से? कितना टाइम वो दे सकते हैं सोशल मीडिया पे? हाँ, सोशल मीडिया पे मैंने तो कभी नहीं दिया टाइम, मेरा अपना CSIR के स्टडी के टाइम, तो ये नहीं बोल सकती मैं कितना टाइम देना चाहिए। लेकिन जो प्रायोरिटी है वो पहले कंप्लीट करना चाहिए, फिर दूसरा
पहले आपको अगर आप CSIR क्वालिफाई कर लोगे तो तुम्हारा जब तुम PhD के लिए एडमिशन ले लोगे तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा। तुम एक एक्सपेरिमेंट लगाने के बाद 2 घंटे का ब्रेक होगा। तुम कितना रील्स देख सकते हो 2 घंटे में देख लो। लेकिन उसके पहले तुम्हें CSIR क्वालिफाई करना पड़ेगा, या तो गेट या तो DBT JRF एनी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है अच्छे रैंक के साथ, और इंटरव्यू क्लियर हो ऐसे पढ़ना है। ऐसा नहीं मुझे CSIR क्वालिफाई करना है बस हो गया, लेकिन इंटरव्यू भी तो क्वालिफाई करना है अल्टीमेटली। तो आपके कौन कौन से एग्जाम्स क्वालिफाई थे? मेरा गेट था और CSIR था, उसके बाद मैंने कोई भी एग्ज़ाम और नहीं दिया क्योंकि मेरा IISc में सिलेक्शन हो गया था, तो इसलिए। तो ये IISc में कितने इंटरव्यूज़ दे चुके थे आप इससे पहले? इससे पहले मैं IIT कानपुर का इंटरव्यू दे चुकी थी। हाँ। और IISc का दिया था। तो चलो, आई होप हमने जितने सभी स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स ले लिए। इन केस अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। बताना चाहती हूँ जो जिन स्टूडेंट्स भी ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के बिना हम कोई लैब नहीं ज्वाइन कर सकते, PhD कैसे करेंगे क्योंकि मुझे कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ मैं बिल्कुल बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, बिल्कुल प्लांट साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे लिए एक पाइपेटिंग हैंडलिंग भी एक अलग चीज़ है, मतलब न्यू है मेरे लिए। तो मैं अगर यहाँ पे आके ये सारा कुछ सीख के एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लैब में काम कर सकती हूँ, एक प्रोटीन लैब में काम कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकते हो चीज़ें। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत कुछ भी नहीं, एक्सपीरियंस की भी, और ऐसा भी नहीं कि आप बॉटनी से हो तो आपकी लिमिटेड हो गया। मेरे लैब में फिजिक्स से भी लोग हैं जो मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स पे काम कर रहे हैं, तो फिजिक्स से उनका तो बैक्टीरिया के साथ कोई लेना देना भी नहीं था, राइट। तो वो भी यहाँ पे आके PhD ऐसे कर रहे हैं। तो इतने एज के होके भी पूरा बायोलॉजी समझ के, एक फिजिक्स का बंदा या बंदी जो भी आ रहा है वो पूरा बायोलॉजी समझ के यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो तो कुछ अलग ही सीन है। तो हम तो सभी बायो बैकग्राउंड से है, राइट। हमको तो वो चीज़ है एटलीस्ट बैक्टीरिया चीज़ क्या है वो तो पता है हमें, तो हम कर सकते हैं, तो सभी कर सकते हैं अल्टीमेटली। मतलब बात ये है किसी भी चीज़ से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना और कोई एक्सक्यूज़ अपने माइंड में नहीं रखना है। कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये चीज़ वीक है। वो अगर आप आपके मन में चाह है, लगन है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो आई होप गाइज हमने आपके सारे डाउट्स ले लिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता देना। बाय एवरीवन, टेक केयर।